नमस्कार। मनोविज्ञान विषय की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ वो है बुद्धि के सिद्धांत। और बुद्धि के सिद्धांतों के विषय में मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। ये उसका सेकंड पार्ट है। बुद्धि के विषय में बात करते हुए अभी तक हमने जाना बुद्धि की परिभाषा एवं स्वरूप के संबंध में, शारीरिक और मानसिक आयु से क्या तात्पर्य है, इस विषय में हमने बातचीत की। बुद्धिलब्धि का अर्थ क्या है और इसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसको ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, इस संदर्भ में हमने जाना। बुद्धि के सिद्धांतों की बात की हमने, और बुद्धि के सिद्धांतों के विषय में बातचीत करते हुए एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, प्रतिदर्श सिद्धांत और त्रियामी सिद्धांत के विषय में हमने अब तक जाना। आज की क्लास में हम जानेंगे कैटल का बुद्धि सिद्धांत क्या कहता है, क्या बताता है, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत और स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत। इन सभी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम कैटल का तरल व ठोस बुद्धि सिद्धांत को। कैटल के अनुसार बुद्धि के दो महत्वपूर्ण तत्व हैं। इन महत्वपूर्ण तत्वों में उन्होंने पहला जिसको रखा है वो है तरल बुद्धि या फ्लूइड इंटेलिजेंस, और दूसरा है ठोस बुद्धि या क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि क्या है? कैटल के अनुसार तरल बुद्धि स्पीयरमैन के सिद्धांत के जी कारक के समान है। जिस प्रकार से स्पीयरमैन ने अपने सिद्धांत में जनरल कारक और स्पेसिफिक कारक के विषय में बताया है, या जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर के विषय में बताया है बुद्धि के संबंध में चर्चा करते हुए, उसी प्रकार से कैटल कहते हैं कि तरल बुद्धि क्या है? तरल बुद्धि स्पीयरमैन के उसी जनरल फैक्टर के समान है और इसका निर्धारण वंशानुगत कारकों द्वारा होता है। इसमें वस्तुओं के बीच संबंध का प्रत्यक्षीकरण करने की क्षमता तथा तर्कणा शक्ति से होता है। तर्कणा शक्ति मीन्स रीजनिंग पावर या तर्क शक्ति से इसका तात्पर्य है। तो जो तरल बुद्धि है इसका निर्धारण किसके द्वारा होता है? वंशानुगत कारकों के द्वारा, यानी ये वंश परंपरा के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। और इस बुद्धि के कारण, तरल बुद्धि के कारण या फ्लूइड इंटेलिजेंस के कारण हम वस्तुओं के बीच के संबंध को समझते हैं, जानते हैं, और हमारे अंदर तर्क करने की क्षमता भी विकसित होती है इसी के कारण। ठोस बुद्धि से तात्पर्य व्यक्ति के अर्जित तथ्यात्मक ज्ञान से होता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि ठोस बुद्धि में उन क्षमताओं को रखा जाता है जिसे व्यक्ति अपनी जिंदगी की अनुभूतियों में तरल बुद्धि का उपयोग करके उसे अर्जित करता है। इसे उन्होंने समझाते हुए कहा है कि जैसे स्कूल संबंधी अनुभूतियां हैं या स्कूल में सिखाई जाने वाली जो भी क्रियाकलाप हैं वो सब किसके आधार पर हम सीखते हैं? ठोस बुद्धि के आधार पर। इसमें तरल बुद्धि का उपयोग करते हैं ठोस बुद्धि से संबंधित चीज़ों को जानने के लिए। तो कहते हैं कि स्कूल की अनुभूतियाँ इसमें मुख्य रूप से शामिल हैं। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो तरल बुद्धि क्या है? तरल बुद्धि वो है जो कि हमें संबंधों का प्रत्यक्षीकरण करने की क्षमता और तर्क शक्ति प्रदान करती है, और यह हमें वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। ठोस बुद्धि वो है जो हमें जिंदगी की अनुभूतियों के संबंध में ज्ञान अर्जन कराती है, और ये एक तरह से अर्जित बुद्धि की श्रेणी में रखी जा सकती है। साथ ही उनका कहना है कि तरल बुद्धि का विकास किशोरावस्था में अधिकतम होता है। तरल बुद्धि से संबंधित जो क्रियाएं हैं उनका विकास किशोरावस्था में अधिकतम होता है, लेकिन
ठोस बुद्धि का विकास उसके बाद की अवस्था अर्थात वयस्कावस्था में भी होता रहता है। तो ठोस बुद्धि किशोरावस्था तक विकसित होती है, इसका विकास किशोरावस्था तक होता है, लेकिन ठोस बुद्धि का विकास बाद की अवस्था अथवा वयस्क अवस्था तक भी होता रहता है। यहाँ हम आगे देखें तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक रेमंड कैटल का चित्र यहाँ पर दिया है आपकी जानकारी के लिए, जिससे कि आप समझ सकें कि इस बुद्धि के सिद्धांत के जनक कौन है। तो ये कैटल का दिया हुआ बुद्धि सिद्धांत है और कैटल की यहाँ चित्र दिया हुआ है। क्रिस्टलाइज्ड बुद्धि, इसी को अगर हम समझें तो इस तरह से भी समझ सकते हैं कि क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस रेफ़र करती है एक्यूमुलेटेड नॉलेज, वर्बल स्किल एंड न्यूमेरिकल स्किल दैट इंक्रीज। जो वर्बल बोलने की क्षमता है और न्यूमेरिकल चीज़ों से संबंधित क्षमता है जो कि हमारी एज के साथ में बढ़ती है, इसको क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस इंडिकेट करती है अथवा ठोस बुद्धि इंडिकेट करती है। और फ्लूइड इंटेलिजेंस या तरल बुद्धि इन्वॉल्व्स इन एबिलिटीज सच एज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड स्पेशल रीजनिंग दैट डिक्रीज विद एज। तो ये कहते हैं कि फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या है, इसमें वो क्षमताएं शामिल हैं जैसे अमूर्त चिंतन की, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, समस्या समाधान में, लॉजिक या तर्क की, और दैशिक जो क्षमताएं हैं उससे संबंधित जो क्षमताएं हैं, दैशिक रीजनिंग से संबंधित जो क्षमताएं हैं, वो कहते हैं कि ये क्या होती हैं, ये एज के साथ में डिक्रीज होती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, किशोरावस्था तक बढ़ती हैं और किशोरावस्था के बाद में इनमें वृद्धि देखने में नहीं आती है, कम देखने में आती है। तो इस प्रकार से भी हम इसको समझ सकते हैं। कैटल की फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस को हम समझने के लिए एक और स्लाइड भी मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। इसमें है रेमंड कैटल 1963 used mathematical techniques to determine that general intelligence can be broken down into two relatively independent components। वो कहते हैं कि जो हम जनरल इंटेलिजेंस है उसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, द नॉलेज अ पर्सन हैज़ एक्वायर्ड प्लस द एबिलिटी टू एसेस द नॉलेज। वो कहते हैं कि जो ज्ञान व्यक्ति अर्जित करता है और प्लस परिस्थितियों को एसेस करने की उसकी जो क्षमता है वो ठोस बुद्धि या क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस के अंतर्गत आती है। फ्लूइड इंटेलिजेंस में द एबिलिटी टू सी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, जो जटिल रिलेशंस हैं, संबंध हैं, उनको समझने की क्षमता और समस्याओं का समाधान करने की क्षमता को उन्होंने फ्लूइड इंटेलिजेंस में रखा है। आगे है गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। गार्डनर के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुकारकीय होता है। हम किसी एक कारक के आधार पर बुद्धि को नहीं समझ सकते। गार्डनर का मानना है, वो कहते हैं कि बुद्धि क्या है, बुद्धि बहुत सारे कारकों से मिलकर के बनी है। उन्होंने सामान्य बुद्धि में 7 तरह की क्षमताएं बताई हैं। बाद में उन्होंने अपने शोध के आधार पर 2 नवीन कारकों को भी इसमें जोड़ा। इस तरह इन 9 तरह की बुद्धि का विशेष गुण यह है कि प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र है तथा मस्तिष्क में प्रत्येक के संचालन के नियम अलग अलग हैं। इन कुल मिलाकर के 9 प्रकार की बुद्धि के विषय में अगर हम बात करें तो उन्होंने पहले नंबर पर रखा है भाषाई बुद्धि को, जो हमें भाषा के आधार पर व्यक्ति सीखता है, समझता है, भाषाई बुद्धि। दूसरे नंबर पर तार्किक या गणितीय बुद्धि,
जिसे लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस कह सकते हैं। स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, शारीरिक क्रियाएं जो करते हैं उससे संबंधित बुद्धि। सांगीतिक बुद्धि, फिर 6 को उन्होंने 2 भागों में बांटा है, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि या पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस और व्यक्तिगत अन्य बुद्धि या पर्सनल अदर्स इंटेलिजेंस। उसके बाद में उन्होंने रखा है प्राकृतिक बुद्धि और आध्यात्मिक बुद्धि, साथ ही अस्तित्ववादी बुद्धि। इस प्रकार से उन्होंने इन 9 भागों में बुद्धि को बांटा। आध्यात्मिक बुद्धि और अस्तित्ववादी बुद्धि को उन्होंने इसमें बाद में शामिल किया। पहले उन्होंने इसके 7 प्रकारों के विषय में चर्चा की थी और उन्होंने कहा कि ये सभी क्या हैं, ये सभी अलग अलग हैं। हो सकता है किसी में एक का विकास बहुत ज़्यादा हो, अलग अलग होते हुए भी, इंडिपेंडेंट होते हुए भी ये सभी एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई भी हैं। तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार से यदि हम देखें तो बुद्धि में हम किसी एक कारक के आधार पर बुद्धि को हम डिफाइन नहीं कर सकते या बुद्धि का सिद्धांत को हम नहीं समझ सकते। मस्तिष्क में प्रत्येक क्रिया के संचालन के लिए अलग अलग प्रकार के नियम होते हुए भी हम बुद्धि को इस प्रकार से 9 भागों में बांट सकते हैं। आगे आप चित्र देख रहे हैं हॉवर्ड गार्डनर का, जिन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यहाँ अगर देखें तो यहाँ ब्रेन के माध्यम से भी हमने समझाने का प्रयास किया है कि ये जो ब्रेन के अलग अलग भाग हैं, ये अलग अलग प्रकार की बुद्धि से संबंधित हैं। तो अलग अलग प्रकार की बुद्धि से संबंधित होने के कारण, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, पहला भाग है यहाँ पर लिंग्विस्टिक का, लॉजिकल का, म्यूजिकल का, इंटरपर्सनल रिलेशंस का, और उसी तरह से अलग अलग जो भाग हैं वो अलग अलग प्रकार की क्रियाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो मस्तिष्क के विभिन्न भिन्न क्षेत्रों के आधार पर इन क्रियाओं का नियंत्रण होता है और मस्तिष्क का कौन सा भाग किसी व्यक्ति विशेष में कितना विकसित होगा, ये उसकी योग्यता के आधार पर निर्धारित होता है। आगे मैंने एक और डायग्राम दिया है, मल्टीपल इंटेलिजेंस से संबंधित ही है ये। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें भी दिया हुआ है इसी प्रकार से कि रिलेटिंग टू, यहाँ द बॉडी से लेते हैं, सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं। द बॉडी, कोऑर्डिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस, बॉडी अवेयरनेस, यूजिंग द बॉडी टू एक्सप्रेस आइडियाज, स्पीड। इन सभी को हम रख सकते हैं बॉडी से संबंधित क्रियाओं में। अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ से संबंधित है, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, मेटा कॉग्निटिव स्किल, मूड्स, डिजायर्स। उसके बाद में है यहाँ पर मूड और डिजायर्स के बाद में कंसंट्रेशन, इंटेंशंस, रिकॉग्नाइजिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। इन सभी को उन्होंने रखा है किस में, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ में। विजुअल और स्पेशल में उन्होंने रखा है इमेजिनेशंस को, मैनिपुलेशंस ऑफ इमेजरी, अवेयरनेस ऑफ ओरिएंटेशन, लाइन, फॉर्म एंड शेप, स्पेशल अवेयरनेस, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो सारी की सारी क्रियाएं हैं, मैनिपुलेशन ऑफ इमेजरी, इमेजिनेशन, मैनिपुलेशन ऑफ इमेजरी, जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, या अमूर्त चिंतन से संबंधित जो भी क्रियाएं हैं, या जो लाइन और फॉर्म से संबंधित, आकृति से संबंधित, आकार से संबंधित जो क्रियाएं हैं, या दूरी से संबंधित जो क्रियाएं हैं, उनको सभी को उन्होंने रखा है इस श्रेणी में। वर्बल लिंग्विस्टिक में अगर हम देखें तो इफ़ेक्टिव यूज ऑफ लैंग्वेज, बॉडी, रिटन एंड ओरल, ह्यूमर, परसुएसिव यूज ऑफ लैंग्वेज, एक्सप्लेनिंग, टीचिंग, लर्निंग। तो यहाँ अगर देखा जाए तो हम भाषा का किस प्रकार से
चाहे वो लिखने वाली है चाहे वो बोलने वाली है, उसका किस प्रकार से बेहतर उपयोग कर सकते हैं, ये इस प्रकार की बौद्धिक योग्यताओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं। व्यक्ति में ह्यूमर जो है वो किस प्रकार का है, परसुएसिव यूज ऑफ लैंग्वेज, भाषा का उपयोग करना, एक्सप्लेन करने में, टीचिंग में, लर्निंग में, इन सभी में। तो ये हमारा जो निर्धारित होता है वो वर्बल और लिंग्विस्टिक योग्यता के आधार पर होता है। म्यूजिकल में अंडरस्टैंडिंग म्यूजिकल स्ट्रक्चर एंड सीक्वेंस, बेरिंग स्पीड एंड टेम्पो, सेंसिटिविटी ऑफ पिच, अवेयरनेस ऑफ मेलोडी, रिदम। तो म्यूजिक से संबंधित जो विशेषताएं हैं वो उन व्यक्तियों में अधिक देखने में आती हैं जिनमें कि म्यूजिकल एबिलिटी अधिक होती है। लॉजिकल एंड मैथमेटिकल, यूजिंग नंबर्स इफेक्टिवली, कॉज एंड इफेक्ट, डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग और प्री डायरेक्शन लॉजिक, इन सभी को इस श्रेणी में रखा जा सकता है। रिलेटिंग टू अदर्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग अदर्स फीलिंग्स, रिस्पॉन्डिंग इफेक्टिवली, रिलेटिंग टू अदर्स, सिंपैथाइजिंग, एम्पैथाइजिंग, कोऑपरेटिंग विद इन अ ग्रुप। तो रिलेटिंग टू अदर्स मीन्स कि हम किस प्रकार से दूसरों के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं, किस प्रकार से दूसरों को समझ सकते हैं, किस प्रकार से हम दूसरों के साथ में रिस्पॉन्ड अच्छी तरीके से कर सकते हैं, और किस प्रकार से हम सिंपैथी या एम्पैथी वाली जो फीलिंग है वो हमारे अंदर है, कितनी है और कितना हमारा ग्रुप के सदस्यों के साथ में कोऑपरेट करने की क्षमता है। इन सभी योग्यताओं का विकास इन अलग अलग क्षेत्रों के माध्यम से होता है। आगे यहाँ भी हमने उसी तरह से समझाने का प्रयास किया है, इस चित्र के माध्यम से भी। यहाँ भी विभिन्न प्रकार की जो योग्यताएं हैं वो दी हुई हैं और उन योग्यताओं को ही यहाँ पर विशेष रूप से बताने का प्रयास किया है। यहाँ आप देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से। नेक्स्ट, स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत। स्टर्नबर्ग के बुद्धि के त्रितंत्र सिद्धांत की जब हम बात करें तो ये एक संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक के रूप में स्टर्नबर्ग का यह दावा है कि बुद्धि को आलोचनात्मक ढंग से सोचने की क्षमता के रूप में समझा जा सकता है। आलोचनात्मक मीन्स उसके पक्ष और विपक्ष के विषय में जानते हुए किसी भी विषय को समझना या उस विषय पर चिंतन करना, इस प्रकार की जो क्षमता है उसको उन्होंने बुद्धि के अंदर रखा है। तो कहते हैं कि एक संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक के रूप में बुद्धि को आलोचनात्मक ढंग से सोचने की क्षमता के रूप में समझा जा सकता है। इन्होंने अपने अध्ययनों के आधार पर बताया कि जब व्यक्ति तर्क करता है या प्रभावी ढंग से किसी सूचना को संधारित करता है तो उसके मनस में क्या प्रक्रिया चल रही होती है। इन्होंने बताया कि मानव बुद्धि में कई तत्व हैं। ये क्या प्रक्रिया चल रही है ये व्यक्ति त्रितंत्र सिद्धांत के आधार पर ही समझ सकता है। स्टर्नबर्ग का ये भी कहना है कि मानव बुद्धि में कई तरह के तत्व सम्मिलित होते हैं। कौन कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं? तो उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो सूचना ग्रहण करता है उसके कई चरण हैं, कई स्टेप्स हैं। जैसे कूट संकेतन, हमें जो भी चीज़ दिखाई देती है हम उसे उसी रूप में नहीं समझ पाते, हम उसे कूट संकेतन के आधार पर या इनकोडिंग के आधार पर समझ पाते हैं। हम उसे संकेतों में परिवर्तन करते हैं, फिर हम अनुमान लगाते हैं। एक ही प्रकार की चीज़ें हैं, उन प्रकार की चीज़ों में भिन्नता स्थापित कर सकने की क्षमता अनुमान के आधार पर ही पूर्ण होती है। फिर व्यवस्था या मैपिंग, उसके बाद में उसकी उपयोग के आधार पर, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, उपयोग क्या हैं, उनके आधार पर हम किसी भी सूचना को ग्रहण करते हैं। और उसके बाद में है अनुक्रिया, हम उसके प्रति किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करते हैं
यह भी उसमें शामिल है। तो कहते हैं कि कोई भी सूचना जो हमारे मस्तिष्क में हम ग्रहण करते हैं उसको हम इन 5 स्टेप्स के आधार पर, 5 चरणों के आधार पर हम ग्रहण करते हैं। सूचना संधारण प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के त्रितंत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और ये 3 तंत्र कौन कौन से हैं? ये 3 उपसिद्धांत हैं। पहला है संदर्भात्मक उपसिद्धांत, अनुभवजन्य उपसिद्धांत और घटक उपसिद्धांत। संदर्भात्मक मतलब किस संदर्भ में बात कही जा रही है, इसके आधार पर उस संदर्भ को समझना, बौद्धिक क्रियाओं के आधार पर। अनुभवजन्य उपसिद्धांत कहता है कि हम बहुत सारी चीज़ें अपने अनुभवों के आधार पर सीखते हैं। अगर हमें किसी चीज़ में बुरा अनुभव रहा है तो हम उन बुरे अनुभवों को अपने रिपीट नहीं करना चाहते लाइफ में, तो हम अपने अनुभवों के आधार पर सीखते हैं और जो चीज़ें अच्छा अनुभव देती हैं उन चीज़ों को हम रिपीट करना चाहते हैं। फिर किसी भी क्रिया के अगर देखा जाए तो बहुत सारे घटक होते हैं, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। उन कंपोनेंट को समझ करके उसके आधार पर हम किसी चीज़ को सीखते हैं। कंपोनेंट को उन्होंने फिर 3 भागों में बांटा है। उन्होंने कहा कि मेटा घटक हैं, निष्पादन घटक हैं और ज्ञान संग्रहण घटक हैं। तो किस प्रकार से व्यक्ति किसी भी चीज़ को समझता है, समझने के आधार पर उसके चरण क्या हैं, उन सभी के आधार पर हम बुद्धि को समझ सकते हैं, बता सकते हैं। स्टर्नबर्ग ने भी मेटा घटक को स्पीयरमैन के सिद्धांत जी कारक के तुल्य माना है। जी कारक क्या है? कि जो सभी प्रकार की बौद्धिक योग्यताओं में कार्य कर रहा है, जिसके आधार पर हम किसी भी प्रकार की बौद्धिक क्रिया को समझ पाते हैं। तो दूसरा घटक वो है जो जिसे निष्पादन, जिसके आधार पर हमारा निष्पादन प्रभावित होता है, परफॉर्मेंस प्रभावित होती है। और तीसरा है कि हम ज्ञान को संग्रहित किस प्रकार से कर पाते हैं, ज्ञान को हम किस प्रकार से समझ पाते हैं, एकत्र कर पाते हैं। तो इस 3 घटकों के आधार पर उन्होंने घटक उपसिद्धांत की व्याख्या की है। और उन्होंने कहा कि हम जब बुद्धि की बात करते हैं तो बुद्धि को हम इन घटकों के आधार पर और तीनों उपसिद्धांतों के आधार पर समझ सकते हैं। इसी को मैंने यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया है। कॉन्टेक्चुअल सब थ्योरी में उन्होंने जिन चीज़ों को रखा है संदर्भात्मक में, वो हैं स्पेसिफाइज द बिहेवियर कंसीडर्ड इंटेलिजेंट इन अ पर्टिकुलर कल्चर। इसमें उन सारी चीज़ों को रखा गया है संदर्भ से संबंधित है। जैसे अगर हम जनजातियों में जाएं तो जनजातियों में बुद्धिमान उसको कहा जाएगा जो शिकार करने में सक्षम है या जो बलिष्ठ है और जो उस प्रकार की क्रियाओं में जो जनजाति में प्रचलित हैं उन क्रियाओं में अग्रणी है, आगे है, उसे हम क्या कहेंगे? बुद्धिमान कहेंगे। लेकिन अगर हम पढ़े लिखे व्यक्तियों के बीच में हों तो जिसे दुनिया का जितना अधिक ज्ञान है या अपने विषय का जितना अधिक ज्ञान है, हम यहाँ बुद्धिमत्ता को उससे संबंधित मानेंगे। फिर वहाँ उन्होंने कहा कि एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी, एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी का मतलब है यहाँ पर ज्ञान का संग्रहण एक तरह से। तो स्पेसिफाइज हाउ एक्सपीरियंस अफेक्ट इंटेलिजेंस एंड हाउ इंटेलिजेंस अफेक्ट अ पर्सनस एक्सपीरियंस। किस प्रकार से हमारे अनुभव जो हैं वो हमारे प्रभावित होते हैं, किस प्रकार से अनुभव जो हैं वो हमारे बुद्धि को प्रभावित करते हैं और बुद्धि किस प्रकार से अनुभवों को प्रभावित करती है। क्योंकि जो व्यक्ति बुद्धिमान होगा वो अपने अनुभवों से सीखता है और जो अनुभव हैं वो व्यक्ति को सिखाने का कार्य भी करते हैं। फिर कंपोनेंशियल सब थ्योरी स्पेसिफाइज द कॉग्निटिव प्रोसेसेस दैट अंडरलाई ऑल इंटेलिजेंट बिहेवियर। इसमें वो उन सभी चीज़ों को रखा जा सकता है, शामिल किया जा सकता है जिसमें कि इंटेलिजेंट बिहेवियर से संबंधित संज्ञान को शामिल किया गया है।
इसको यहाँ पर उन्होंने फिर 3 भागों में बांटा है कंपोनेंशियल सब थ्योरी को। पहला है मेटा कंपोनेंट। मेटा कंपोनेंट क्या करता है? वो कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है और इवेल्युएट करता है किसको? कॉग्निटिव प्रोसेसिंग को। जो संज्ञान संबंधी प्रक्रिया है उसको नियंत्रित करने का, उसकी देखभाल करने का और उसको इवेल्युएट करने का कार्य करता है मेटा कंपोनेंट। उसके बाद में परफॉर्मेंस कंपोनेंट जो है, निष्पादन घटक जो है, वो क्या करता है? एग्जीक्यूट स्ट्रेटजीज असेंबल्ड बाय मेटा कंपोनेंट। मेटा कंपोनेंट के द्वारा जो भी चीज़ें एसेस की गई हैं उनको स्ट्रेटजी के रूप में एग्जीक्यूट करता है। स्ट्रेटजी से मतलब है कि जो भविष्य के लिए हम किसी प्रकार की कोई एक क्रिया निर्धारित करते हैं तो उसको करने में ये सहायक होता है। और तीसरा है नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट। ये क्या करता है? एनकोड करता है, कंबाइन करता है एंड कंपेयर करता है किसको? इंफॉर्मेशन को। तो एनकोडिंग डिकोडिंग चलती है जब भी हम मेमोरी की बात करते हैं, तो मेमोरी में जो भी चीज़ें शामिल होती हैं उनको तो एनकोड करता है, एनकोड करने के साथ में उनको व्यवस्थित करता है और कंपेयर भी करता है इंफॉर्मेशन को, जो इंफॉर्मेशन उसे मिली होती है। इसी तरह से इस डायग्राम के माध्यम से भी, जो अगला डायग्राम है उसके माध्यम से भी इसे समझाने का प्रयास किया है। स्टर्नबर्ग ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या है? एनालिटिक, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इसमें शामिल हैं। फिर एनालिटिक में प्रायर नॉलेज शामिल है, क्रिएटिविटी में नोवेल्टी या नवीनता शामिल है और प्रैक्टिकल में एडेप्टेशन पार्ट या हम किस प्रकार से चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं ये पार्ट शामिल है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इन सभी के आधार पर हम बुद्धि के सिद्धांतों को समझ सकते हैं। थैंक यू।